पापा का एसडीएम पद पर चयन हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी वो बड़ा होकर कुछ बनूंगा। मैं आईएएस बनना चाहूँगा। जी। आप? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी ऐसे ही बनना चाहूँगा मेरे बड़े भाई के जैसे। और मुझे मोटिवेशन मिलता था। पहले जब पापा पढ़ाते थे, पापा ने बोला कि स्कोर तुम चालू करो, मैं भी तुम्हें पढ़ाऊँगा। फिर पापा ने खुद भी पढ़ते थे और हमें भी पढ़ाते थे। जी। तो सुबह उठ के हम भी पढ़ने लग गए फिर। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि आज मैं आपको ये कहूँ कि मैं 6th क्लास में मैंने किसी कलेक्टर को देखा था या किसी एसडीएम को देखा था और मेरे ये ऐसा कोई मैंने नहीं देखा था। ग्रामीण परिवार से हूँ। फादर मदर मेरे ये थे, उनका ये कहना था कि हम पैसे दे सकते हैं, पढ़ना आपको है। अब क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना। उन्हें खुद को भी ये गाइडेंस नहीं पता था। तो गांव में हमारे ज़्यादा थर्ड ग्रेड टीचर थे या फिर फौज के अंदर कुछ लोग थे। तो मेरे गांव में सबसे पहले कांस्टेबल भी मैं बनाऊँ, सब इंस्पेक्टर भी मैं बनाऊँ, अभी आरएस भी सबसे पहला मैं ही बनाऊँ। तो गाइडेंस वहाँ नहीं था। तो गाइडेंस ना होने की वजह से 18 साल की उम्र में जैसे मेरे 12th की फर्स्ट ईयर किया और सेकंड ईयर की एज में आते आते मैं कांस्टेबल बना। यहाँ मैं कांस्टेबल जयपुर शहर से बना था। यहाँ कुछ लोग हैं जो तैयारी करते थे। आप अभी पढ़ रहे हो, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो कि ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। जैसे हमारी स्कूलिंग ऐसी हुई थी, उस समय पढ़ाई का इतना वो नहीं थे, गाइडेंस नहीं था, तो हमें वापस वही 6 से लेकर 12th तक की बुक्स पढ़नी पड़ रही। आप लोगों को बुक लिस्ट में सजेस्ट कर रहे हैं आप 6 से लेकर 12th तक की बुक्स पढ़ो। तो स्कूली जो बच्चे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी आप जो पढ़ रहे हो उनको स्ट्रॉन्ग करो, आपकी कॉन्सेप्ट्स को समझो उनको, ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो आप एडवांस रहोगे। नहीं तो फिर आप वापस आके सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो फिर वही 6 से 12th तक एनसीईआरटी पढ़ोगे, राजस्थान बोर्ड्स की बुक पढ़ोगे। तो आती वही चीज़ें, कोई अलग नहीं आ रही। स्कूल एजुकेशन के वही 6 से 12th तक के जो मटेरियल वही आता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं देवीलाल जी यादव सर की धर्मपत्नी और उनके 2 बेटे हमारे साथ हैं। तो सर आपका नाम क्या है पहले? रुद्र। अच्छा, आपका? मेरा अक्ष नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। आप? मैं 4th में पढ़ता हूँ। अच्छा, यहीं पढ़ इंग्लिश मीडियम है आपका? यस। अच्छा, आपका? इंग्लिश। अच्छा, तो पापा का एसडीएम पद पर चयन हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी वो बड़ा होकर कुछ बनूंगा। मैं आईएएस बनना चाहूँगा। जी। आप? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी ऐसे ही बनना चाहूँगा मेरे बड़े भाई के जैसे। और मुझे मोटिवेशन मिलता था। पहले जब पापा पढ़ाते थे, पापा ने बोला कि स्कोर तुम चालू करो, मैं भी तुम्हें पढ़ाऊँगा। फिर पापा ने खुद भी पढ़ते थे और हमें भी पढ़ाते थे। तो सुबह उठ के हम भी पढ़ने लग गए फिर। अच्छा सर, जैसा कि अब उन धर्मपत्नी से बात करते हैं अभी, जैसा कि सर ने बताया उनका धर्मपत्नी का बहुत सपोर्ट रहा है। तो मैम, जब एसडीएम पद पर चयन हुआ, आखिरकार रिजल्ट आया, तब आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जिस टाइम रिजल्ट आया ना, इन्होंने बताया कि मेरी 30वीं रैंक आई है, उस टाइम बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में, ये बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे इंसान है। मैं देवीलाल यादव हूँ और अभी आरएस 2018 मेरी 30 रैंक आई है। ये मेरी बुक्स है जो यहाँ सेल्फ में रखी हुई है, जिनसे मैंने पढ़ाई की है। ये इधर आप देख सकते हैं मेरे बुक्स। उसके अलावा पढ़ने के शौकीन है, कुछ नोट्स वगैरह में पढ़ता हूँ, कुछ मोटिवेशनल बुक्स है, जैसे ये द सीक्रेट है, अल्केमिस्ट है, ये कुछ बुक्स है। ये अभी मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, तो ये ज़्यादातर पुलिस सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें हैं। इसके अलावा ये जीएस की किताबें हैं। ये कुछ नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए हैं, ये इंग्लिश की हैं। इसके अलावा ये जो एनसीईआरटी है और राजस्थान बोर्ड की जो 6 से 12 तक की बुक्स है, वो सारी ये बुक्स है। ये मेरी स्टडी टेबल है जहाँ पे मैं स्टडी किया करता था, यहाँ पे बैठ के। काफ़ी अच्छा, इधर बिल्कुल शांत माहौल है। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं बनाता था। ये कुछ किताबें, ये नोट्स मेरे बनाए हुए हैं। और ये कुछ टेस्ट सीरीज की कॉपियाँ जो मैं खुद ही लिख के चेक करता था, इतना टाइम नहीं मिल पाता था। ये सब मेरी। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ देवीलाल जी यादव है। इनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में अंतिम रूप से 30 रैंक के साथ चयन हुआ है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। सर, मैं काफ़ी दिनों से मतलब आपके सोशल अकाउंट से आपको खोज पा रहा हूँ कि कहीं मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन आखिरकार हमारे दोस्तों ने आपके नंबर दिए, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, आपने टाइम दिया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। मैं भी आपको इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि पिछले 4 दिन से आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं जयपुर से बाहर था, आपको मिल नहीं पाया। आज जैसे ही मुझे टाइम मिला तो आपको वेट कराया, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम देवीलाल यादव है। मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के नावा तहसील में छोटा सा गांव है चोसला, वहाँ का रहने वाला हूँ। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मैं परंपरागत किसान परिवार से हूँ। मेरे मदर फादर हैं, वो खेती करते हैं
और हम 5 भाई बहन हैं। सब मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो इंडियन आर्मी में हैं, वीर नसीराबाद पोस्टिंग है। इसके अलावा मेरे 3 सिस्टर्स हैं और 5वां मैं। अच्छा सर, आपने जैसा कि बताया 2006 में आप कांस्टेबल में चयनित हुए थे, देन उसके बाद में एसआई में चयन हुआ है और उसके बाद में अभी आरएस के एसडीएम पद पर चयन हुए हैं। लेकिन ये लंबी यात्रा रही है और आपकी भी शादी भी हो गई थी, आपके 2 बेटे भी है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों को आपने उनको भी मतलब परिवार को भी हैंडल किया और साथ में आपने आरएस की जर्नी एसडीएम पद पर हैंडल किया। ये सबसे बड़ी अहम बात थी, वो किस प्रकार किया आपने? देखिए, जो सिविल सेवा का जो नेचर है, एक सरकार को जो सिविल सर्वेंट चाहिए वो ऐसे प्रशासक चाहिए जो सब चीज़ों को मैनेज करे। आज मैं कहीं एसडीएम लगता हूँ या फिर आईएएस कोई बन के अगर कहीं जिले में डीएम लगता है तो उन्हें सारे विभागों को मैनेज करना होता है। तो ये तो अपने आप में बड़ी एक खूबी होती है कि आप सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं जॉब में हूँ तो वो भी पुलिस जॉब में जो सबसे हेक्टिक जॉब मानी जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट और आप प्लान बना के काम कर रहे हो। मेरा क्या है कि मैं हर चीज़ को प्लान तरीके से करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के हो, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के अपने प्लान्स बना के उनको फिर फॉलो करता हूँ डेली। फिर नेक्स्ट डे, जैसे मैं आज शाम को सोऊंगा तो मैं नेक्स्ट डे का मेरा ये प्लान हो जाएगा, मुझे कल ये काम करने हैं, इसके अलावा मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने, और उनको मैं कोशिश ये रहती है कि कंप्लीट करूँ। लगभग मेरी ये डेली में उसको अचीव कर लेता था। तो ये सबसे बड़ा है कि आप टाइम मैनेजमेंट और प्लान तरीके से काम करते हो तो उसमें सक्सेस मिलती है। सर, जैसा कि अभी आप एसआई पद पर चयनित हो, अभी कार्यरत हो आप, तो लेकिन आपको आरएस बनने का सबसे एक बड़ा मतलब अंदर का जोश कहाँ से आया? लेकिन आरएस बनने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि आज मैं आपको ये कहूँ कि मैं 6 क्लास में मैंने किसी कलेक्टर को देखा था या किसी एसडीएम को देखा था और मेरे ये ऐसा कोई मैंने नहीं देखा था। ग्रामीण परिवार से हूँ। फादर मदर मेरे ये थे, उनका ये कहना था कि हम पैसे दे सकते हैं, पढ़ना आपको है, अब क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना। उन्हें खुद को भी ये गाइडेंस नहीं पता था। तो गांव में हमारे ज़्यादा 3rd ग्रेड टीचर थे या फिर फौज के अंदर कुछ लोग थे। तो मेरे गांव में सबसे पहले कांस्टेबल भी मैं बनाऊँ, सब इंस्पेक्टर भी मैं बनाऊँ, अभी आरएस भी सबसे पहला मैं ही बनाऊँ। तो गाइडेंस वहाँ नहीं था। तो गाइडेंस ना होने की वजह से 18 साल की उम्र में जैसे मेरे 12th की फर्स्ट ईयर किया और 2nd ईयर की एज में आते आते मैं कांस्टेबल बना। यहाँ मैं कांस्टेबल जयपुर शहर से बना था। यहाँ कुछ लोग हैं जो तैयारी करते थे और 1-2 एग्ज़ाम दे भी चुके थे और लगे हुए थे। तो ट्रेनिंग के दौरान मैं उन लोगों के संपर्क में आया और उनमें से कोई एक राकेश खैलिया जी है, अभी फलोदी SHO हैं, वो सिलेक्ट हुए थे, हमारे रूम में थे वो, तो उनसे प्रेरणा मिली। दूसरा क्या है, मैंने बीएड वगैरह ये नहीं किया हुआ था, नहीं तो मैं टीचर के उसकी भी तैयारी में कहीं करता। तो अब वो दूसरा कोई था नहीं, तो सब इंस्पेक्टर के अलावा और कोई वैकेंसी ऐसी बचती नहीं थी। तो सब इंस्पेक्टर में मैंने दिए, उसमें फिर काफ़ी अच्छी मेरे रैंक से, मैं 37 मेरे रैंक थी, काफ़ी अच्छे मेरे, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे थोड़े 18 मार्क्स आए थे। अगर इंटरव्यू में मेरे और भी अच्छे मार्क्स होते तो मैं अंडर 10 भी आता। तो उससे एक मोटिवेशन मिला कि आप जॉब करते हुए हम कर रहे हैं और अच्छी रैंक आ रही है। तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी मोटिवेट किया कि एक बार आपको आरएस का भी ट्राई करना चाहिए। और कंसिस्टेंटली जैसे 2013 वाले बैच के अंदर मेरे जो सब इंस्पेक्टर साथी हैं, राजेंद्र सिसोदिया जी हैं, एक उमेद रत्नू जी हैं, इनका सिलेक्शन हुआ। तो उससे एक मोटिवेशन मिला कि हमारे नज़दीक से कोई निकल के जा रहे हैं, उन्होंने भी गाइड किया और उनके गाइडेंस में रह के फिर मेरे जैसे सीएम सिक्योरिटी मेरी पोस्टिंग होगी 2017 में। तो वहाँ पे जो अभी बॉस हैं हमारे प्रेमदान रत्नू जी, वो उनका मुझे गाइडेंस मिला। वो मेरे मेंटर रहे, हर मतलब कदम कदम पे उन्होंने मुझे गाइड किया और मोटिवेट किया। वो पहले दिन से मुझे ये कर रहे थे, जब मैं उनको मैं अपनी कॉपियाँ दिखाता था लिख के, तो वो मतलब इतना मोटिवेट करते थे कि तू अंडर 10 आएगा, तेरी 1 डिजिट के अंदर रैंक आएगी। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि आपका मेंटर आपको लगातार ऐसा करता है। अच्छा सर, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, मेरे मेंटर श्री प्रेमदान रत्न जी और मेरे सभी साथियों और गुरुजनों को देना चाहूँगा। सर, बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्कूल लाइफ में हैं, जैसे 12th कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि मैं आरएस बनूं। तो क्या स्कूली शिक्षा के साथ साथ सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए या फिर स्कूल पर फोकस करना चाहिए? देखिए, अब ये अभी मैंने जो अपनी बुक्स दिखाई उसके अंदर राजस्थान बोर्ड की बुक्स थी, एनसीईआरटी की बुक्स थी। तो मेरा कहने का उनका ये है कि जो आप अभी पढ़ रहे हो उनको बहुत अच्छे से पढ़ो कि ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। जैसे हमारी स्कूलिंग ऐसी हुई थी, उस समय पढ़ाई का इतना वो नहीं थे, गाइडेंस नहीं था, तो हमें वापस वही 6 से लेकर 12 तक की बुक्स पढ़नी पड़ रही। आप लोगों को बुक लिस्ट में सजेस्ट कर रहे हैं आप 6 से लेकर 12 तक की बुक्स पढ़ो। तो स्कूली जो बच्चे हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी आप जो पढ़ रहे हो उनको स्ट्रॉन्ग करो, आपकी कॉन्सेप्ट्स को समझो उनको, ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो आप एडवांस रहोगे, नहीं तो फिर आप वापस आके सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो फिर वही 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ोगे, राजस्थान बोर्ड्स की बुक पढ़ोगे, तो आती वही चीज़ें, कोई अलग नहीं आ रही। स्कूल एजुकेशन के वही 6 से 12 तक के जो मैटर है वही आता है। तो मेरा उनको ये कहना है कि अभी आप जो पढ़ रहे हो उनको बहुत अच्छे से समझो,
रेफरेंस बुक से जाओ, उनके कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, आपके टीचर से उनका गाइडेंस लो और अभी से आदत में डालो। आंसर राइटिंग का अभी करना होता है, तो अभी से अगर ये चीज़ें करोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। सर जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ, तो मुझे अभी सिविल सेवा के लिए फोकस करना चाहिए या कॉलेज की एक्टिविटीज़ पर फोकस करना चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ें, कॉलेज की एक्टिविटी भी आपको करनी चाहिए, उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो जाके आपके फिर इंटरव्यू में ये फ़ायदा करेगा। फिर बाद में इंटरव्यू का ऐसा है नहीं कि आप 30 दिन के अंदर तैयार कर लो। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम ज़्यादातर लोग होते हैं, हम डरते हैं, इंग्लिश का हमारा थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो इंग्लिश पे आप फोकस करो। अच्छा, साथ साथ में अपनी जो मैं भी स्कूलिंग का है वही कॉलेज का है, आप अपने माइंड में रखो और उसके साथ साथ आपकी जो जिसमें भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो उसको बेहतरीन करने की कोशिश करो, तो आगे जाके आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे या फिर आरएएस के लिए न्यूज़पेपर कितना मायने रखता है और कौन सा न्यूज़पेपर पर ज़्यादा फोकस करें? राजस्थान में जाहिर सी बात है, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर नो डाउट बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर हैं, वो पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्लेन सीरीज आती है उसके अंदर वो है, उसका एडिटोरियल है, ये सब चीज़ें पढ़ी। सर इस आरएएस की लंबी यात्रा के दौरान आपको किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, उन परिस्थितियों को किस प्रकार आपने सामना किया? परिस्थितियों का, चूँकि मैं जॉब में हूँ और फैमिली लाइफ है मेरी, तो दूसरा मेरे साथ ऐसा कोई मेरा कोई छोटा भाई नहीं है या मेरा कोई भतीजा या ऐसा मेरे साथ नहीं रह रहा था, क्योंकि बड़े भाई हैं तो वो भी फौज में है। मदर फादर को इन चीज़ों से, वो अपने काम से काम है, आज भी उनको अपने काम से मतलब है। तो जो फैमिली लाइफ वाली चीज़ें हैं, दूसरा ड्यूटी के दौरान वैसे कई बार हमारे लोगों का उस ड्यूटी हो जाती थी, इन सब चीज़ों को मैंने फेस किया है। लेकिन इन चुनौतियों से उभरना, यही तो सबसे बड़ी जीत होती है आपकी। तो जैसे किसी दिन छूट गया तो एक दिन, किसी दिन छुट्टी थी, उस छुट्टी के दिन में आपने एक्स्ट्रा किया है, तो टाइम मैनेजमेंट प्लान तरीके से करते हो तो इन चीज़ों से आप ओवरकम कर सकते हो। सर आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे, जैसा कि आप ड्यूटी के बाद भी अपने आरएएस के लिए मतलब टाइम देना, ये सबसे आम बड़ी बात थी, तो आपने किस प्रकार क्या क्या टाइम टेबल फॉलो किया था? देखिए, अब मैं सीएम सिक्योरिटी में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ हमारे वीकली शिफ्ट चेंज होती है, 6 से 8 घंटे की हमारी शिफ्ट रहती है। तो ऐसा कोई फिक्स तो मैं टाइम टेबल बना नहीं सकता कि हर 7 दिन से हमारी शिफ्ट चेंज हो जाती थी कि मैं फिक्स ये इतने बजे उठूँ। अब दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो मैं जॉब में हूँ, फैमिली लाइफ है, तो वहाँ फिर घंटे नहीं देखे जाते, क्योंकि आप मैं जॉब में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरा फोकस ये रहता था कि जब मैं फ्री हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई करूँ। 4-5 घंटे मुझे मिल पाते थे, वो मैंने पढ़ाई की है। एग्ज़ाम के नज़दीक आने के बाद में तो छुट्टियाँ ली है, तो उसमें टाइम का तो कुछ देखा नहीं जाता, जितना टाइम हो तो वो पढ़ना ही। अच्छा सर आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी? बुक लिस्ट में देखो, अभी जो मैंने बताया, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है, उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लियर होते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है उसमें आप देखोगे, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे तो जैसे साइंस और टेक का जो सिलेबस है, उसके अंदर जो क्लासिकल साइंस है, जो परंपरागत रूप से जो साइंस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे द्रव्य अवस्थाएं, ये अब आप उसमें 9th-10th की बुक देखते हो तो उसकी जो इंडेक्स है उसमें डिट्टो वहाँ से उठाए हुए हैं चीज़ें, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वहाँ से एक पेज है वो कॉपी कर लो, नोट्स बना लो। तो राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स है, बड़ी बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, ये सब लोग पढ़ते हैं, महेश कुमार बर्णवाल है। इनके अलावा कई कोचिंग के नोट्स भी लिए, छोटे टॉपिक है, जैसे 20-20 नंबर वाले, ये आपके ऑडिटिंग वाला हो गया, अकाउंटिंग का है, मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी है, योगा है, स्पोर्ट्स है, लो है। इनके अगर समझ में नहीं आती है तो कहीं से लो, और दूसरा जो ज्ञान है आप कहीं से भी लो। जैसे अकाउंटिंग वाला मेरे समझ में नहीं आया था, उसकी जो टेक्निकल चीज़ें मेरे समझ में नहीं आई थी, तो एक अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं, मेरे भाई है छोटा सुरेश, वो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था, तो उससे बुला के मैंने 3 दिन उससे पढ़ाई की है। मैंने बुलाया कि यार मुझे ये समझा के जा, तो वो मुझे अच्छे से समझाएगा। तो इसमें ऐसी कोई शर्म की बात नहीं कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और वो कांस्टेबल है जो मुझे यहाँ पढ़ाने आ रहा है। ऐसी कहीं ना, जहाँ भी आपको ज्ञान मिल रहा है आप उसको लो और अच्छे से उसको यूटिलाइज करो। सर ग्रामीण परिवेश में एक प्रॉब्लम होती है कि छोटी नौकरी लग जाती है, उसके बाद में उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि अब मेरा मतलब ज़िंदगी ठीक चल रही है, कि मुझे अब नौकरी मिल गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी एसडीएम पद पर अचीव किया, इसके लिए आपने क्या मेहनत की आपने? देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, जैसे मैं मेंटर है मेरे प्रेमदान जी, उनकी मुझे आज एक बात आज भी मुझे याद है। मैं विधायकपुरी में पोस्टेड था, तो वो मेरे सीईओ थे, सोडाला सीईओ थे, वो मेरे संपर्क में आए। मेरी राइटिंग ठीक थी और की भाषा भी अच्छी थी, मैं लिखता था फाइल वगैरह, उन्होंने मेरे देखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ये तैयारी करनी चाहिए। वो मुझे इधर लेके आए थे, तो मैंने मना भी किया, सर मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है, कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उसको बुलाना चाहिए, अगर आप नहीं बुलाते हो तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो और समाज के साथ अन्याय कर रहे हो सकता है आपकी प्रतिभा का फ़ायदा आगे जाके समाज को मिले, आपको परिवार को मिले। तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, जब तक आपके पास टाइम है, आप में सामर्थ्य है, आप अपनी प्रतिभाओं का पूरा बुझाने की कोशिश करें। सर सबसे बड़ी आप में कि आपने आरएएस में बिना कोचिंग के टॉप किया है, तो सर ग्रामीण परिवेश से जो स्टूडेंट जो दिल्ली या जयपुर नहीं जा सकते हैं या अपने घर पे ही रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिना कोचिंग के आरएएस में किस प्रकार प्रिपरेशन की जाए?
बिल्कुल। अब देखो धीरे धीरे जैसे मोबाइल क्रांति आई है तो इसमें यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ यूट्यूब पे देश के बेस्ट से बेस्ट स्पेशलिस्ट उनके वीडियो नहीं मिलेंगे। मैं भी कई टॉपिक जैसे मेरे समझ में नहीं आते तो आप यूट्यूब पे डालो, स्टडी IQ है, वहाँ इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, इतना बढ़िया समझा रहे हैं। तो यूट्यूब पे नेट भी इतना सस्ता है आज, तो आप सोशल मीडिया सर्फिंग कर रहे हो उसके बजाय आप यूट्यूब पे उन टॉपिक्स को खोजो। आजकल ऑनलाइन इतने क्लासेज है, इतने वीडियो हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेज के इतने वीडियो हैं, तो आप कर सकते हो उनको, इतने अच्छे वीडियो। कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप जयपुर आके पढ़ाई करो या दिल्ली जाके आप IAS की तैयारी करो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। गाँव के आज भी पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, हर साल इतने IAS बनते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जाके ही तैयारी करो। आप गाँव में रह के भी प्रॉपर ये है कि कोई आपके सीनियर हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनसे आप गाइडेंस लो और बिल्कुल कर सकते हो। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि मोबाइल क्रांति आई है अभी, लेकिन सर अभी युवा सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो उस लत को किस प्रकार हटाया जाए? ये मोबाइल जो है एक दोधारी तलवार की तरह है जी। ये आपको नुकसान भी कर सकता है, तो अब है ये आपके हाथ की बात, आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। अब यूट्यूब पे आपने उठाई, उसके अंदर शॉर्ट वीडियोज़ में देखता हूँ, जैसे अभी एग्जाम देने के बाद मेरी खुद की भी आदत ही हो गई थी। अब हमें लगता है कि हमें 5 मिनट देखना है, देखते देखते पता नहीं लगता कब 1 घंटा हम वीडियो देख चुके होते। तो ये आप पे डिपेंड करता है सोशल मीडिया की। इसमें सोशल मीडिया के आप देखो, आप फ़ायदे भी तो हो रहे हैं। आप उसके देखो आज इतनी कोई क्रांतियाँ हो रही है, एक छोटी सी बात पे भी आज जैसे ट्रेन के अंदर कोई इश्यू हो रहा है तो आप डायरेक्ट आप रेल मंत्री को ट्वीट कर रहे हो, तो उसके आप फ़ायदे भी देखो। तो आपको ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है। आज हम सोशल मीडिया को अगर इसके लिए दोषी ठहराएं तो आप यूज़ करने वालों देखो ना, आप यूज़ उसका किसी गलत कर रहे हो। आप लगातार दिन भर मैसेजिंग कर रहे हो, आपकी फ़ोटो डाली है, फिर उसमें देख रहे हैं कितने लाइक आए हैं, उससे आप टेंशन में आ रहे हो कि यार मेरे दोस्त ने लाइक नहीं किया। आप इन चीज़ों पर क्यों जा रहे हो? लाइक अपने आप आएंगे जब आप अच्छा काम करोगे, अपने आप सोशल मीडिया आपकी फ़ोटोज़ अपलोड होगी, अपने आप लाइक आएंगे। आप मेहनत करो और जो अच्छी चीज़ें हैं वो अडाप्ट करो वहाँ से। सोशल मीडिया पे कोई ट्यूटर हैं, कोई टीचर हैं, उनके जो अच्छे कोई वीडियोज़ है आप उनको फॉलो करो, उनको लगातार देखो, तो फ़ायदा करेगी वो। अगर आप दूसरे गलत रास्ते हो जाए तो वो आपके नुकसान करेगी। अच्छा सर, स्पेशल अपन बात करते हैं प्रीलिम्स पर, तो प्रीलिम्स के दौरान आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? देखिए मैं ऐसा ही था, कांस्टेबल है तो इनमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। दूसरा, मैंने प्रीलिम्स के लिए अलग से कोई फोकस या ना तैयारी की, क्योंकि मैं तो रीजनिंग थोड़ी एक्स्ट्रा थी, तो वो रीजनिंग भी इजी आती है, इतने कोई टफ नहीं आता, उसमें कोई एक आध क्वेश्चन नहीं ऐसा भले मानो आप। तो मैथ रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा किया था, बाकी मेरा पूरा फोकस मेंस पे था। मैं सिलेबस के बाद पूरा लेके फिर मैंने कंप्लीट मेंस की मैं 2017 में तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और जब प्री हुआ था उससे पहले मैं अपना मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका था, उसी में मेरा प्री भी हो चुका था। अच्छा सर, ये बताइए कि ऐसे आप 3 पॉइंट्स बताइए जिसके माध्यम से आंसर राइटिंग की स्किल बहुत डेवलप हो सके। देख, आंसर राइटिंग की, अब जैसे मेरे लोग कई संपर्क में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं पढ़ भी लेता हूँ, याद भी रह जाता है, और मुझसे लिखा नहीं जाता। चीज़ें क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये हम कहते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, और चीज़ें पढ़ोगे, आपका एनरिचमेंट आता जाएगा, और कहीं से सुनोगे, आप वीडियो सुनो। जैसे मेरी जो आंसर राइटिंग सबसे अच्छी होने का कारण है, एक तो मैं 2016 से जो दृष्टि IAS.com है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। उस पे जैसे करंट अफेयर्स है, लोकसभा राज्यसभा डिबेट है, दृष्टि स्पेशल है, मेंस आंसर राइटिंग का सबसे ज़्यादा अगर मेरी आंसर राइटिंग में फ़ायदा मिला है तो उसमें मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न के नाम से ये दृष्टि IAS डेली क्वेश्चन अपलोड करते थे। मैं उनको लिखता नहीं था, वो नेक्स्ट डे उसके आंसर अपलोड करते, तो मेरा डेली का ये था कि मैं 4 क्वेश्चनों के आंसर डेली में देख रहा था। तो 2 साल तक आप देखो, मैं कम से कम भी 2 या 3 हज़ार प्रश्न मैं देख चुका था। अब आप डेली आंसर पढ़ रहे हो, वो फ्रेम करके देते हैं, आप स्टार्टिंग कैसे करना है, मिड कैसे करना है, आपका निष्कर्ष कैसे देना। हालांकि RS में 100 शब्दों का होता है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में और आपकी भाषा के अंदर वो चीज़ें जब लिखोगे, तो मैं बाद में जब पढ़ता था मैंने कहा ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, तो वो मैं पढ़ने से आप चीज़ें आती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सुनो, गाइडेंस लो। दृष्टि IAS का जैसे ये था, स्टडी IQ का पढ़ा है, तो आपको नॉलेज होगा तभी तो आप ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे। किसी टॉपिक पे आपको नॉलेज ही नहीं था, आप कैसे लिख पाओगे? तो ये फ़ायदा किया है। सर, साक्षात्कार का सभी के अंदर डर होता है कि मैं जाऊंगा वहाँ किस प्रकार, मतलब अब बोलूँगा, सबको दिक्कत होती है ग्रामीण परिवेश के लिए, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो सर, साक्षात्कार के लिए क्या मतलब कि तैयारी करनी पड़ती है, या फिर अपने आप सीधा ही जाए ऑफिस में, जो मतलब जहाँ जाते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन साक्षात्कार का जैसे मैंने 20 मॉक से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दिए हैं, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जहाँ मैंने मॉक नहीं दिए। उस दौरान जैसे मैंने खुद को फील किया है कि साक्षात्कार के अंदर लोगों का ये रहता है कि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके हमें जवाब देने हैं, हमने जवाब दिए तो हमारा वो नहीं है। वहाँ है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप घबराओगे नहीं, तो आप बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा, इधर आपका ख़राब जाएगा। इसका देखो उदाहरण मैं बताता हूँ आपको।
दृष्टि आईएएस का जैसे मैंने आपको बताया 2016 से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। उनके वो अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, या जो आईएएस के हो, चाहे बीपीएससी के हो, यूपीपीएससी पीसीएस के हो, तो उनमें विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ये लोग आईएएस को हैं, 1 2 3 सर और हैं। तो उनका ये हमने एक और बना रखा था कि ये पता नहीं क्या लोग होंगे। तो मैं मॉक देने गया था वहाँ दृष्टि के अंदर, यहाँ जयपुर में उन्होंने कंडक्ट करवाए थे। तो मैं मॉक देने गया, तो मैं क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, मैंने वहाँ देखा उनका जो तामझाम, ऐसे मतलब कोई फिल्म स्टूडियो की तरह, कोई न्यूज़ चैनल में हम आ गए। तो लिटरली मैं बताऊँ, एक बार तो मैं ऐसा लगा कि यहाँ से बिना इंटरव्यू दिए भाग लूँ। फिर मैंने देखा अब जो है वो देखा जाएगी। तो ये मैं अपने मन में ये बना ली, मतलब मैं डर गया था। उस डर की वजह से आप मेरा मॉक देखना, उस पर वो अपलोड करेंगे। कई चीज़ें ऐसी है जो मतलब मुझे इजीली मैं उनको बता सकता था, लेकिन वो डर बैठा लिया मैंने अपने मन में ऐसा, और मैं कई चीज़ें अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। और उसी शाम को मेरा उत्कर्ष के अंदर मेरा था, ऑनलाइन मैंने मॉक दिया था। आप देखो रात दिन का अंतर है उन दोनों, मैं ही व्यक्ति हूँ, लेकिन वो रात दिन का अंतर है। वो क्या, मैं ऑफलाइन दे रहा था, और मेरे वो वहाँ में जब इतने बड़े में दिया है भाई, अब तो दृष्टि में मैं दिया है तो कुछ नहीं। उसके बाद मैंने कोई 10 से 15 मॉक दिए, जैसे निर्माण के अंदर मैंने मॉक दिए उसके 2 3 दिन बाद में। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना गजब का ये हो गया था, मैंने देखा यार ये हम वैसे डर रहे हैं। तो निर्माण में प्रभात सर है, उन्होंने तो मेरे मॉक इंटरव्यू के फीडबैक के ये लिख के दे दिया कि मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आएगी। तो उससे आप देखो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। कारण क्या, आप जैसे कोचिंग में भी है, यूट्यूब पे वो सिखाएंगे आपको ऐसे स्माइल देनी है, ये बोलना है, ऐसे बोलना। ये चीज़ें सिर्फ 5 मिनट तक रहती है। 5 मिनट तक आप अपने आप पे कंट्रोल करते हो, फिर 5 मिनट बाद में आपका जो ओरिजिनल है ना, वो वहाँ सामने जाता है। कारण क्या, आपके सामने जो लोग बैठे हैं ना टेबल के उधर, जो 4 लोग बैठे हैं, वो जितनी आपकी एज है उतनी वो सर्विस कर चुके होते हैं। तो हमारी स्थिति आप देखो, इसको एक उदाहरण से समझो कि जैसे अब आज और मैं, आप कॉलेज कर रहे हो, जैसे मैं सिलेक्ट हो गया, आज हम किसी 5th क्लास का कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, उसको बैठा के अपना इंटरव्यू लेंगे, तो कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन हम उसको कैसे जज करेंगे? वैसी स्थिति हमारी होती है वहाँ इंटरव्यू में। हम खूब ब्रिलियंट है, खूब अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति उनके सामने वो बच्चे वाली स्थिति होती है। तो वहाँ आप सहज रहो। और मैं तो ये कर रहा हूँ, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो एक आप अच्छे नागरिक के रूप में अभी से जीना आप शुरू करो, तो वो चीज़ें आपके इंटरव्यू के अंदर झलकती है और वहाँ आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। सर अब बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स, देन उसके बाद में मेंस, देन उसके बाद में इंटरव्यू। सर इसकी तैयारी एक साथ करें या अलग अलग करें, किस प्रकार करें? देखिए, अब अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है किसी की। आज मेरे अलावा भी बहुत सिलेक्ट हुए हैं, सबकी कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। मैं अपनी बताऊं तो मैंने प्री के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करी, क्योंकि जो सिलेबस है लगभग वो सेम है। मैथ रीजनिंग को छोड़ दो, तो मेरा फोकस तो मेंस पे था, और मैंने मेंस के नोट्स भी बनाए, जैसे ये रखे हुए हैं 3 पेपर के। मैंने जो जीएस वाले 3 पेपर है उनके अपने सेल्फ नोट्स बनाए। हर टॉपिक को मैंने लिखा है, 100 शब्दों तक का, अगर बड़े से बड़े आ जाए तो भी मैं उसको लिख दूँ। उसका फ़ायदा मुझे फ्री में मिला, अलग से मैंने तैयारी नहीं की। तो कारण क्या, मेंस में आपको डेप्थ में जाके पढ़ना होता है, और कई बार अब आजकल टफ आने लगे फ्री के पेपर भी, वो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगी तभी आप उन प्रश्नों कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सीधे क्वेश्चन तो कोई मुश्किल से 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे सीधे फैक्चुअल 1 वर्ड्स के, कि ये ऐसा है तो ऐसा। ज़्यादातर तो क्वेश्चन वो मैचिंग वाले आते हैं, 4 ये दिए, 4 इधर दिए, इनको मैच कर रहे हैं, कथन कारण दे दिए। तो कथन कारण और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे ना जब आपका मेंस में आपने पढ़ा है डेप्थ में। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये थी कि मैं मेंस की तैयारी करूँ। इंटरव्यू के लिए मुझे पता था कि जो मैं 15 साल से पुलिस में हूँ, तो सीधी सी बात है मेरा पुलिस पे ही चलने वाला था। तो पुलिस से रिलेटेड चीज़ें मैंने ज़्यादातर तैयार करी, और फिर मैंने मॉक दिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मॉक दिए। मॉक में जैसे फिर अब मॉक देने इसलिए जाते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियाँ, तो वहाँ से कुछ कमियाँ निकली कि हमें ये भी तैयार करना, ये भी तैयार करना। फिर टाइम इतना ज़्यादा मिल गया, 1 साल का टाइम मिल गया। रिजल्ट आने, जुलाई में रिजल्ट आया था, और 3 बार हमारी डेट आ गई, तो 1 साल का टाइम मिला। धीरे धीरे चले, जैसे मैंने पहले ये था कि मेरे जॉब प्रोफाइल पे मैं कवर रखूँ और कुछ मुझे नहीं करना, लेकिन टाइम मिलता गया। तो फिर मैंने जीएस के लास्ट में आते तो एज ए मेंस की तरह से ही मैंने तैयारी कर ली थी। तो ये चीज़ें हैं। सर आरएएस का एग्ज़ाम बार बार स्थगित हो जाता है, और तो फिर भी अपने आप को निरंतरता किस प्रकार रखें? बिल्कुल, ये तो है ही, यहाँ लिटिगेशन वगैरह ज़्यादा होती है। हालांकि अभी राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है, और मुझे लग रहा है कि जैसे अभी ये वैकेंसी आई है, बहुत जल्दी प्री भी करवा देंगे, मेंस भी करवा देंगे, उस चीज़ को यूपीएससी को ये फॉलो भी करेंगे। फिर भी मेरा कहना ये है कि अगर ग्रामीण परिवेश के कोई बच्चे हैं, गरीब हैं या और हैं, तो वो कोई छोटा मोटा जॉब, जैसे अगर टीचर में आप चले जाते हो या और कहीं भी अगर, तो वो जॉब हो, और जॉब करते हुए अगर जैसे मैं जॉब में था तो मेरे को टेंशन नहीं थी ऐसी कि अपनी जॉब चल रही है, तनख्वाह मिल रही है, बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जो बेरोजगार है उन लोगों को बिल्कुल टेंशन होती होगी। तो मेरा कहना है उनका यही है कि अगर आपकी आर्थिक कंडीशंस ख़राब हैं तो आप कोई जॉब पकड़ो, और उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी करो। और जिनकी अच्छी कंडीशन है वो ये है कि घंटे 2 घंटे आपको छोड़ना नहीं है, आप आंसर राइटिंग करो या और कोई चीज़ें आपकी हॉबी डेवलप करो, क्योंकि हॉबी वाला एक बड़ा इशू रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ग्रामीण परिवेश की ये मैंने देखा है। अब हम लोग क्या है कि अब जैसे मैं 18 साल का था, पुलिस में लग गया, इधर तैयारियों में लग रहा हूँ, हॉबी कोई डेवलप ही नहीं हो भाई। डेवलप भी जैसे हुई तो ये वेब सीरीज़ देख रहे हैं हम,
तो वेब सीरीज़ वाली हॉबी वहाँ चल नहीं पाती। तो ये एक तो हॉबी आप डेवलप कर लो कोई ऐसी, तो उससे आपका क्या है कि मनोरंजन भी होगा, दूसरा आपको पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और घंटे 2 घंटे ये कि आप पढ़ते रहो, उससे आपका एनरिचमेंट होगा। सर जब आप पढ़ते थे उसके बाद तंग आ जाते थे, मतलब थोड़ा बहुत मूड फ्रेश के लिए, तब आप क्या करते थे? देखो मेरे बच्चे हैं दोनों छोटे, ये साथ में है, वाइफ है, ये रहते थे। तो इससे क्या है कि जैसे इनको मैं पढ़ाता हूँ या इनके साथ में खेल लिया कूद लिया, तो ये इनसे मेरा मनोरंजन हो जाता था। सर आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? देखो समाज में मैं जिस ग्रामीण परिवेश से उठ के आया हूँ, तो मेरा ये है कि अब जो मैंने जो तक सीखा है, मेरे जो गुरुजन हैं उनसे सीखा है, मेरे साथी हैं, या मैं 2 सर्विस में कर चुका, इनसे मैंने जो एक्सपीरियंस मिला है, तो मैं 10 साल बाद ये है कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस मिला है, समाज ने मुझे इतना ज़्यादा दिया है, मैं इतना आभारी हूँ, तो उसके बदले में मैं समाज को सेवाएँ दूँ। और क्योंकि जो जीवन में जी के आया हूँ उन लोगों की मुझे सेवा करनी है, तो मैं बेहतर तरीके से उनकी समस्याएं हैं उनको समझता हूं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको प्रॉपर मैं एड्रेस करूँ। सर अभी आरएएस का एक आरएएस की वैकेंसी आई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संदर्भ में यही है कि भावी आरएस के जो लोग हैं उनको मैं 3 बातें करना चाहूँगा। एक तो आप सोशल मीडिया से दूर रहें, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। दूसरा, आत्मानुशासन रखें और कंसिस्टेंसी रखें। अपनी पढ़ाई में कभी ये नहीं है कि आज मेरा ये काम हो गया तो मैं छोड़ दूँ। कोई इंपॉर्टेंट काम हो आप करो, लेकिन उस दिन आप बिल्कुल, आपको ये नहीं कि आप बिल्कुल जीरो हो जाओ। ऐसा कभी छुट्टी आपको करनी नहीं है, कभी भी एक दिन के लिए भी। आप कम कर दो पढ़ाई, किसी दिन 1-2 घंटे कम कर लो, लेकिन आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये तारतम्य बिठाना बड़ा एक टफ हो जाता है। मैं कई चीज़ों में देखता हूँ, किसी में तो आप मेहनत कहीं भी कर रहे हो, जैसे फिजिकली आप कर रहे हो। अब आप देखो, जैसे मैं रनिंग वगैरह करता हूँ, अब मैं पिछले 3-4 महीने से मेरी छोड़ी हुई है। अब मैं डेली सोचता हूँ कि यार कल से मैं स्टार्ट करूँगा, कल से मैं अभी तक नहीं जा पा रहा। तो ये चीज़ें हैं, मैं 20-20 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं जा रहा। मैं मतलब अपने आप को बड़ा अच्छा धावक हूँ, लेकिन अब पिछले मैं 3 महीने से ये सोच रहा हूँ कि बस कल से मैं चालू करूँगा। फिर सुबह उठता हूँ, देखता है यार छोड़ो। कारण क्या है कि कंसिस्टेंसी छोड़ दी। अगर मैं नहीं छोड़ता तो एक बार आपसे पढ़ाई से तारतम्य छूट जाता है, तो बड़ा जोर आता है आपको। तो कंसिस्टेंसी रखो। सर अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अब ये मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन रहा है कि कोचिंग है, तो जो भी अभी कोचिंग ओपन नहीं हो रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहा, तो ऑनलाइन के संदर्भ में स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत राय क्या देना चाहेंगे आप? ऑनलाइन का जैसे मैं पहले बताया कि यूट्यूब पे इतना मैटर है, आप ऑनलाइन उनसे लो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, किताबें पढ़ो, उनमें से वो कंटेंट है वो एक जगह कंपाइल करो, और यूट्यूब से जितना ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकते हो। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी के लिए। तो एक रेडिकल चेंज आया। आप देखो, पहले हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। आज देखो परसेंटेज आप 90+ तो हर किसी के बच्चे के आ रहे हैं। क्या है कि इतना ज़्यादा ईज हो गया, आपके हर चीज़ आपको वहाँ मिल रही है, एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल चार्ट वो थ्रू, हर चीज़ आपको मतलब वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लो। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लासेज लो और मेहनत करो। और अग्रिम शुभकामनाएं जो भावी आ रहे हैं उनके लिए। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।